कभी सोचा है कि एक भारतीय सम्राट का तोहफा हजारों मील दूर एक जंग का नतीजा तय कर सकता है? ये कोई मामूली तोहफा नहीं था। ये कहानी है जंग की, कूटनीति की और एक ऐसी शाही मशीन की जिसने प्राचीन दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस मंजर को सोचकर देखिए। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये थे प्राचीन दुनिया के जीते जागते चलते फिरते टैंक। भारत के जंगलों से निकलकर ये हाथी बर्फीले पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों को पार करते हुए एक ऐसे लड़ाई में पहुंचे जो उनके घर से हजारों मील दूर थी। और ये वो सफर था जो दुनिया को बदलने वाला था। 500, बस ये एक नंबर, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई मामूली तोहफा नहीं था, ये थे पूरे 500 ट्रेंड लड़ाकू हाथी। एक ऐसा कूटनीतिक दांव जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक शक्ति का पूरा संतुलन बिगाड़ने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब हमें ले जाता है इतिहास के सबसे सोफिस्टिकेटेड साम्राज्यों में से एक की कहानी पर, मौर्य साम्राज्य। ये कहानी है एक ऐसी ताकत बनाने की जिसका बस एक तोहफा पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता था। लेकिन इस सुपर पावर के बनने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत ही अलग जगह थी। यहाँ एकता नहीं थी, बल्कि चारों तरफ अराजकता और लड़ाई झगड़ा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, सोचिए, एक बिखरा हुआ नक्शा था। महाजनपद नाम के दर्जनों राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। सबसे शक्तिशाली जो था नंदवंश, वो अमीर तो बहुत था पर उतना ही जालिम भी। आम लोग और अमीर सब उनसे परेशान थे और ऊपर से सिकंदर के हमले ने उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम बना दिया था। मतलब मंच पूरी तरह तैयार था किसी के उठने के लिए। और इसी उथल पुथल के बीच से उभरे दो असाधारण लोग, एक नौजवान जिसमें कुछ कर गुजरने की आग थी और एक जीनियस रणनीतिकार। दोनों ने मिलकर इतिहास की सबसे कामयाब साझेदारियों में से एक बनाई। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ चंद्रगुप्त, एक मामूली परिवार से आया लड़का जिसमें गजब की काबिलियत थी, और दूसरी तरफ चाणक्य, एक ज्ञानी, एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड जो नंदों के भ्रष्ट शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो चिंगारी देखी और उसे तराशने का जिम्मा उठाया। चाणक्य सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, उनके पास तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। इस ब्लूप्रिंट का नाम था अर्थशास्त्र, स्टेट चलाने की कला पर एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड किताब। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड थी कि कैसे जासूसी, इकोनॉमिक कंट्रोल और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए एक ताकतवर साम्राज्य बनाया जाए। और उनका प्लान देखिए कितना शानदार था। ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं लड़ा गया। चाणक्य की योजना मल्टी लेयर्ड थी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से नंदों को अंदर से कमजोर करो, उनके दरबार में ही फूट डाल दो और लोकल राजाओं से हाथ मिला लो। राजधानी पर सीधा हमला तो आखिरी कदम था, जब दुश्मन अंदर से पहले ही खोखला हो चुका हो। सत्ता में आने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य का असली काम शुरू हुआ। उनका मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी शाही व्यवस्था बनाना था जो एकदम ऑर्गेनाइज्ड, कुशल और ताकतवर हो, जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। मौर्यों की ब्यूरोक्रेसी कमाल की थी, बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम जैसी। हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। सीताध्यक्ष खेती और सिंचाई का काम देखता था, पण्याध्यक्ष व्यापार को कंट्रोल करता था, और सबसे अहम गुप्तचर, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क जो अंदर बाहर हर खतरे पर नजर रखता था। इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वाकई कमाल था। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था, जमीन पर दिखता था। जब ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को 570 टावरों और 64 गेट्स वाला एक विशाल मजबूत किलेबंद शहर बताया। ये एक ऐसे साम्राज्य का सेंटर था जो अपनी ताकत दिखाने के लिए बना था। 6 लाख, सोचिए जरा, इस पूरे सिविल सिस्टम को बैक करने के लिए इतनी बड़ी पैदल सेना खड़ी थी। मेगास्थनीज के मुताबिक चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिकों की एक स्टैंडिंग आर्मी थी। ये इतनी बड़ी ताकत थी कि कोई भी मौर्य साम्राज्य को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचता। और इस शाही मशीन को चलाने वाले कई इंजन थे। एक सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम, व्यापार के लिए स्टैंडर्ड सिक्के और वजन, और एक मजबूत कानूनी सिस्टम। ये सब सड़कों के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था जो साम्राज्य की नसों की तरह काम करता था। तो इस शक्तिशाली राज्य की जो विरासत थी वो कई पीढ़ियों तक चली और इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक गए।
अब कहानी वापस वहीं आती है जहां से हमने शुरू की थी, उन हाथियों पर। हुआ ये कि सिकंदर के एक जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त की विशाल सेना से। लड़ाई की जगह दोनों ने एक डील की। लगभग 305 ईसा पूर्व के सिंधु संधि में सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत बड़े इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए, और इस डील को पक्का करने के लिए चंद्रगुप्त ने उसे वही 500 लड़ाकू हाथी दिए। ये एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत थी। चंद्रगुप्त ने एक जबरदस्त शाही मशीन बनाई, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक जैन भिक्षु बन गए। पर उनकी बनाई हुई मशीन चलती रही। ये विरासत में मिली उनके पोते अशोक को, और अशोक ने इस मशीन की पूरी भयानक ताकत का इस्तेमाल किया। 1 लाख, ये कलिंग युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के आजाद राज्य पर अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक दी। नतीजा था एक भयानक नरसंहार। ये चंद्रगुप्त की बनाई मशीन की क्रूर क्षमता का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन ये खून खराबा इतना भयानक था कि इसने अशोक को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने जीत का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की अहिंसा को अपना लिया। विडंबना देखिए, चंद्रगुप्त की बनाई शाही मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि उसके एक ही इस्तेमाल ने उसके शासक को शांति की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, और साम्राज्य का चरित्र हमेशा के लिए बदल गया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। चंद्रगुप्त ने एक ताकतवर, व्यवस्थित साम्राज्य बनाया, एक ऐसी मशीन जो जीत सकती थी और कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इसी मशीन से हुई तबाही ने उनके पोते को शांति के एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। तो फिर महानता क्या है? व्यवस्था बनाने की ताकत या शांति बनाए रखने की समझ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है।